ये आपको मेरे हाथ में पेपर दिख रहा होगा। रायबरेली में पिछले 1 साल में 20,000 लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से एक जिला रायबरेली, रायबरेली में एक जिले में, भारत के 800 जिलों में से एक जिले में 1 साल में कितने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन गए? 20,000। 800 जिलों में क्या हो रहा होगा और सन 50 से लेकर आज तक कितने बने होंगे, कल्पना कर लीजिए। कभी आपने सुना सिंगापुर, जापान, अमेरिका में किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया हो? जोर से बताइए जरा। कभी दुबई में आपने सुना किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया हो? अरब, कुवैत, बहरीन में बनाया हो? 20,000 डॉक्यूमेंट। यह भारत का खतरा है। इसके लिए आप लोगों को, भावी हमारे जो अधिवक्ता हैं, इसके लिए आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना है। वकालत से पैसा खूब आता है, अच्छा केस करोगे तो भी पैसा कमाओगे, लेकिन भारत बदले, भारत विश्व सिरमौर बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत में सतयुग आए, भारत में राम राज्य आए, भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, इसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है अधिवक्ता और अध्यापक। मेरे सामने यहां या तो अधिवक्ता बैठे हैं या तो अध्यापक बैठे हैं। लगभग यहां 95% मुझे लगता है अधिवक्ता अध्यापक है। पूरा फ्रीडम मूवमेंट किसने लीड किया? अधिवक्ता अध्यापक। पूरी दुनिया में समाज को बदलने का काम किसने शुरू किया? अधिवक्ता अध्यापक। चाहे वो चाणक्य ले लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी ले लीजिए, चाहे XYZ, नेल्सन मंडेला से लेकर जगह जगह पूरी दुनिया में जो जो क्रांति हुई उनको आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए। अधिवक्ता और अध्यापकों को जागना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि भारत में न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब समाधान क्या है इसका? समाधान बहुत आसान है। मेरे हाथ में कानून दिख रहा है आपको, क्या नाम है इसका? राइट टू एजुकेशन। कहां बना ये? पार्लियामेंट में। अगर ये पार्लियामेंट में बन सकता है तो पार्लियामेंट में बदल भी सकता है। अगर राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो इसमें एक शब्द जोड़ के इक्वल, राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बन सकता है। राइट टू इक्वल एजुकेशन मतलब 1 नेशन 1 एजुकेशन। आपका मैं देख रहा था वन सिलेबस लिखा हुआ है। भारत में जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है कम से कम 16 साल तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। भारत की जो पहली आवश्यकता है कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, एक किताब पढ़े। भारत में पहली आवश्यकता है कि दशरथ और सुमंत एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़े। भारत की पहली आवश्यकता है कि मंत्री की बेटे की किताब और संतरी की बेटे की किताब एक हो। भारत में पहली आवश्यकता है कि शिक्षा मंत्री की बेटे की किताब और शिक्षक के बेटे की किताब, कांस्टेबल के बेटे की किताब और कलेक्टर के बेटे की किताब और कप्तान के बेटे की किताब और कमिश्नर बेटे की किताब, पायलट के बेटे की किताब और रिक्शा चलाने वाले की बेटे की किताब एक हो। यह सबसे पहली आवश्यकता है। और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा। और भारत में था। हमने राजा रघु के बारे में इतना पढ़ा है, रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया कि सभी गुरुकुल में सब पढ़ेंगे। अब वो नहीं कहे कि ब्राह्मण का गुरुकुल अलग होगा, क्षत्रिय का गुरुकुल अलग होगा, ये अब अलग अलग नहीं चलेगा, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं इस पर आवाज उठाइए और धार्मिक शिक्षा हो। बच्चे को शुरू से उसको अंग्रेजी क्यों रटाना? अगर वो पिताजी कहेगा और डैड कहेगा तो पिताजी कहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, डैड कहेगा तो गड़बड़ होगा, माताजी कहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये भारत का शब्द है। अगर हमारी 10वीं तक की शिक्षा का भारतीयकरण हो जाएगा, आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर वो यम नियम पढ़ेगा, उदाहरण के लिए अष्टांग योग पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं। यहां अगर कोई जैन के बच्चे होंगे, अभी पूछो, हाँ भाई 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म क्या है? नहीं पता। 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? नहीं पता। 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म क्या है? नहीं पता। 10 पिलर्स ऑफ सनातन क्या है? नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। और गुलामी की ऐसी आदत हो गई कि हमें हर अपनी चीज इंफीरियर लगती है, हर बाहर चीज सुपीरियर लगती है। ड्रग बढ़ रहा है, परिवार में कलह बढ़ रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, फुहड़ता बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम है, विदेशी सिस्टम है। इसका एक ही तरीका है
भारत में समान शिक्षा हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो। आज भी है। केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक ही किताब पढ़ाई जाती है। नवोदय स्कूल में पूरे देश में एक ही किताब पढ़ाई जाती है। अगर पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, हिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। हाँ, 2-3 किताबें राज्य अपने अपनी पढ़ा ले। भाषा की बात है, सिलेबस करिकुलम कॉमन हो, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिल वाला तमिलनाडु वाला तमिल पढ़े, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम एक हो गए हैं। इंजीनियरिंग में अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको जेई क्वालिफाई करना है। जेई का पेपर ऐसा तो है नहीं कि एमपी बोर्ड वालों के लिए अलग है, यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग है, सीबीएसई वालों के लिए अलग है, आईसीएसई बोर्ड के लिए अलग तो नहीं है ना। तो जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर एक है तो सिलेबस एक होना चाहिए कि नहीं? ला करना है आपको क्लैट क्वालिफाई करना, मेडिकल में जाना आपको नीट क्वालिफाई करना, इंजीनियरिंग में जाना आपको जेई क्वालिफाई करना, इवन बीए बीएससी भी काम करना, सीयूटी क्वालिफाई करना, सारे एग्जाम के पेपर एक, सारे सब कुछ कॉमन। इसलिए भारत में जरूरत है यह है कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो और सबसे पहले हम उनको विदेशी बातों को पढ़ाने के बजाय अपने भारत के लोगों को पढ़ाएं। हमें पता ही नहीं है, भारत में 500 महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक नहीं कहते थे, उनको ऋषि और महर्षि कहते थे। हम अपने ऋषियों महर्षियों को जानते ही नहीं। इतने बच्चे बैठे अभी ला करने आ गए, स्वाभाविक सी बात है, कुछ ने सीबीएसई बोर्ड पढ़ा होगा, किसने आईसीएसई बोर्ड पढ़ा होगा, किसने एमपी बोर्ड पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड पढ़ा होगा। महर्षि अंगिरा को पढ़ा किसने? जरा जोर से बताइए जरा। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि अगस्त, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, वात्स्यायन, अत्रि, वामदेव, अष्टावक्र, वाल्मीकि, आत्रेय, विश्रवा, कर्ण, कपिल, व्यास, कश्यप। इसमें कोई भौतिक शास्त्री था, कोई रसायन शास्त्री था, कोई ज्योतिष शास्त्री था, सब कोई न कोई किसी न किसी फील्ड के वैज्ञानिक थे, तभी उनको महर्षि कहते थे। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ प्रोफेसर, रीडर, कुलगुरु, कुलपति ऐसे शब्द चलते हैं ना, ऐसे पहले शब्द था ऋषि, फिर प्रमोट हुआ तो महर्षि। ये उस समय की परंपरा रही। महर्षि गोबिला, महर्षि जापाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि सुतीर्थ, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि। अच्छा एक बताइए, सतना में कौन से ऋषि रहते थे? हाँ, ताली बजाइए जरा। वो मेरे सामने महर्षि सुतीक्षण का नाम आया था, मुझे ध्यान आया। सतना में रहते और महर्षि सुतीक्षण के बारे में पढ़ाई नहीं, जानते ही नहीं है। ये हमारा मैकाले एजुकेशन सिस्टम है। जबलपुर में रहते हैं, महर्षि जाबाली के बारे में पढ़ाई नहीं। प्रयाग में रहते हैं, महर्षि भारद्वाज के बारे में पढ़ाई नहीं। हरियाणा में रहते हैं, महर्षि कश्यप के बारे में पढ़ाई नहीं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया। महर्षि पतंजलि को पढ़ाई नहीं, महर्षि चरक को पढ़ाई नहीं, महर्षि सुश्रुत को पढ़ा नहीं, महर्षि वाग्भट को पढ़ा नहीं, महर्षि सारंगधर को पढ़ा नहीं, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ाई नहीं। ये जो मैं नाम ले रहा हूं, ये बहुत बड़े फिजिशियन और सर्जन हुआ करते थे। मैंने एक पीआईएल फाइल किया आनंद जी, अभी कोर्ट में चल रहा है मैटर, कि जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। इंजीनियरिंग आप सिविल से करो, मैकेनिकल से करो, केमिकल से करो, किसी से करो, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। एमबीए आप एचआर से करो, मार्केटिंग से करो, फाइनेंस से करो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। ला आप बाद में किसी फील्ड में जाओ, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन है। फिर मेडिकल का फर्स्ट ईयर कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाइना में मेडिकल का फर्स्ट ईयर पूरा कॉमन है और फर्स्ट ईयर में वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ा रहे हैं। और हमारे पास महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि भाव प्रकाश, एक से बढ़कर एक फिजिशियन सर्जन बैठे हुए हैं। उनकी किताबें हैं, सारी बीमारियों का नाम लिखा हुआ है, हम पढ़ाते ही नहीं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम वो एलोपैथी का डॉक्टर बने, आर्थोपेडिक का बने, दांतों का बने, आंख कान नाक जिसका बनना हो बने, फर्स्ट ईयर उसका कॉमन करके उसको भारतीय चिकित्सा पद्धति पढ़ाइए। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधवकर, भाव प्रकाश को पढ़ाइए, तब जाके वो हमारे यहाँ जो प्राचीन, मैंने 555 मॉडल की बात किया था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी। तो 5 साल के प्राइमरी में कोई विषय का ज्ञान नहीं था, केवल नैतिकता,
भाई भाई के साथ कैसे रहना है, राम भरत जैसे रहना है। मित्र के साथ कैसे रहना है, कृष्ण सुदामा जैसे रहना है। पिता के साथ कैसे वर्ताव करना है, राम जैसे करना है। माता पिता की सेवा कैसे करना है, श्रवण कुमार जैसे करना है। ईमानदार कैसे बनना, हरिश्चंद्र जैसा बनना। कुल मिला के हमारा जो प्राइमरी का सिलेबस ये था, इसलिए अपराध कम था, भ्रष्टाचार कम था। और सेकेंडरी का सिलेबस, क्योंकि प्राइमरी में बच्चा इतना ज्यादा शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो गया कि सेकेंडरी में 20 विषय होते थे। आज की डेट में 6-7 विषय में कहते हैं बैग बहुत भारी हो गया, ऐसा ही बोलते हैं ना, बैग बहुत भारी हो गया, बच्चे का पीठ दब रही है। हमारा जो गुरुकुल वैदिक सिस्टम था उसमें 20 सब्जेक्ट थे। अग्नि विद्या, जल विद्या, पृथ्वी विद्या, चंद्र विद्या, पदार्थ विद्या, दिन रात विद्या, खगोल विद्या, काल विद्या, रत्न विद्या, प्रकाश विद्या, विमान विद्या, अग्नेय विद्या, यज्ञ विद्या, वाणिज्य विद्या, पशुपालन, पशु प्रशिक्षण, रथकार, सुवर्णकार, कुंभकार, तक्षक, आयुर्वेद, वास्तुकार, सारथ्य, सूचिकार, उद्यान पालक, नापित, वायु विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सूर्य विद्या, मेघ विद्या, सौर ऊर्जा, सृष्टि विद्या, भूगोल विद्या, भूगर्भ, आकर्षण विद्या जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं न्यूटन के नाम से, तार विद्या, जलयान विद्या, जीव विद्या, वैदिक विज्ञान, कृषि, पक्षी पालन, यान विद्या, रत्नकार, वस्त्रकार, लोहकार, रंगसाज, रज्जुकार, पाक विद्या, नदी प्रबंधन, गौशाला, वनपाल। सेकेंडरी में इतने विषय पढ़ाए जाते थे। आज की डेट में 5-6 किताब बच्चे से भारी पड़ रहा है, और पहले इतना पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में कोई विषय नहीं पढ़ाते थे। प्राइमरी में उसको इतना सूर्य नमस्कार कराते थे, इतना सूर्य नमस्कार कराते थे, इतना उसको शीर्षासन कराते थे कि उसका शारीरिक और वो एकदम इतना बढ़ जाता था कि बाद में उसको 20 पढ़ा देते थे। इसलिए हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा मौत जानते हैं कैसे होती है? सबसे ज्यादा डेथ जमीन विवाद में होती है, लगभग 2 लाख। आतंकवाद से भारत में हर साल कितने लोग मरते हैं? मैक्सिमम 500। पाकिस्तानी आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद, माओवादी ना आतंकवाद, सारे आतंकवाद में टोटल कितनी डेथ होती है? 500। और जमीन विवाद और रोड एक्सीडेंट से 5 लाख लोग मरते हैं। जमीन विवाद का मूल कारण, क्योंकि जमीन पे कब्जा कर लेना ये कोई गंभीर अपराध नहीं। जमीन विवाद के कारण 2 लाख लोग मरते हैं, और हम जमीन विवाद को क्रिमिनल, जमीन पे कब्जा करने को क्रिमिनल एक्ट नहीं मानते, उसको हम सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। जिस सिविल डिस्प्यूट के कारण 2 लाख लोग मर रहे, 2 लाख क्रिमिनल केस हो रहा है, उसको हम जमीन को सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। जमीन का विवाद होता कैसे? अगर जमीन, किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा करना गंभीर अपराध हो, 10 से 20 साल की सजा हो, और पता हो जमीन तो छोड़ना पड़ेगा, 20 साल जेल में भी जाना पड़ेगा, कोई जमीन कब्जा करेगा दूसरे की? क्या कोई नदी की कब्जा करेगा, कोई पहाड़ कब्जा करेगा, कोई सड़क किनारे कब्जा करेगा, कहीं कुछ कब्जा करेगा? नहीं करेगा। हमने उसको आज तक क्रिमिनल एक्ट बनाए नहीं, जिसके कारण इतनी हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, और 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूट जा रहा है जमीन विवाद में। एनसीआरबी का डाटा है। वो आज क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, क्यों? सड़क में गड्ढा है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण या तो सड़क में गड्ढा है, या तो ड्राइवर अनाड़ी है। ड्राइवर अनाड़ी क्यों है? क्योंकि उसका 3000 रुपए दे के उसका ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है, बिना, उसको आता नहीं है गाड़ी चलाना, फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। सड़क बार बार क्यों टूट रही है? करप्शन बाय डिजाइन। सड़क इसलिए टूटती है कि सड़क का ठेका एक आदमी को दिया जाता है, नाली बनाने का ठेका दूसरे को दिया जाता है। हम लोग घर बनवाते हैं तो ऐसा है क्या कि ड्राइंग रूम का ठेका एक आदमी को, बेडरूम का ठेका एक आदमी को, किचन का ठेका एक आदमी को, ऐसा करते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं, लेकिन सड़क बनाने में ऐसा ही किया जाता है, करप्शन बाय डिजाइन। सड़क बनाने का ठेका एक आदमी को देंगे, एक बार पानी भर जाएगा, सड़क टूट जाएगी, दोबारा टेंडर हो जाएगा, फिर उसके बाद नाली बनाने का ठेका देंगे। नाली बनाने वाला भी कागज पे नाली बना देगा, सड़क पे पानी लगता रहेगा, सड़क पे पानी लगता रहेगा, सड़क टूटती रहेगी, टेंडर उठता रहेगा, 20% आता रहेगा, टेंडर उठता रहेगा, 20% आता रहेगा। 2 लाख लोग मर रहे हैं हर साल, ये हालत है। हमने कभी इस पर गंभीरता के साथ चिंतन नहीं किया। इतनी सड़क हमारे यहाँ टूटती है, इतना रोड एक्सीडेंट हमारे यहाँ होता है, ये सिंगापुर जापान में इतना सड़क क्यों नहीं टूटती? वहाँ तो ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ तो ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, वहाँ तो ज़्यादा भूकंप आता है, उनकी सड़क क्यों नहीं टूटती? हमारी वाली क्यों टूट जाती है? करप्शन के कारण कितने लोग मर रहे हैं, मिलावटखोरी के कारण लोग बीमार होकर मर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग के कारण लोग मर रहे हैं, थाने के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तहसील के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। थाना जिसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली केंद्र बन चुका है।
तहसील जिसको प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए, प्राथमिक फर्जीवाड़ा केंद्र बन चुका है। जमीन आपकी, आपको पता ही नहीं रहेगा आपकी जमीन कोई और जाके बेच के आ जाएगा। ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जमीन का अपराध है वो क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, वो सिविल डिस्प्यूट माना जाता है। पटवारी से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेखपाल से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पेशकार तहसीलदार से लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। समाधान यही है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। शिक्षा में संस्कार, मैं पहले से कह चुका, मुगलों के मदरसों से शिक्षा में संस्कार कभी नहीं आ सकता। अंग्रेजों के मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा में संस्कार कभी नहीं आएगा। शिक्षा में संस्कार आएगा केवल और केवल हमारे वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के कारण। और मैंने व्यक्तिगत रूप से जापान का प्राइमरी और जूनियर का पूरा सिलेबस देखा। जापान का पूरा प्राइमरी और एजुकेशन सिलेबस हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे कॉपी मार दिया उन्होंने, हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने ले लिया। नतीजा क्या है? न जापान में कोई जासूस पैदा हो रहा है, न कोई गद्दार पैदा हो रहा है, न कोई कामचोर पैदा हो रहा है, न कोई हरामखोर पैदा हो रहा है। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरसुर नीति। ये कहा गया था भारत के लिए और हो रहा है जापान में। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, कहा गया था भारत के लिए और सफल हो रहा है सिंगापुर जापान में। जो राम राज्य का वर्णन हमारे सुंदरकांड में है, वास्तव में राम राज्य उधर चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है। क्यों? न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। अब कानून का खौफ कैसे पैदा होगा, इसको समझिए।